हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके आज के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। एस्टोनिया देश की अब पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अब जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है काजा कलास। काजा कलास जो है वो अब एस्टोनिया देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। अब वो तो है प्रधानमंत्री, लेकिन एस्टोनिया से एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वर्तमान में एस्टोनिया की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही महिला है। ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा देश है विश्व का जिसकी महिला प्रधानमंत्री है और महिला ही राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का नाम है केस्ट्री कालजुलेद। तो ये इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि काजा क्लास जो है उनकी पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी। वे अब एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है और एस्टोनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महिला है। और देखिएगा, बात करते हैं हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वो महिला है, उनका नाम है केस्ट्री कालजुलेद। और एस्टोनिया ऐसा देश है जिसकी राजधानी कौन सी है? अगर बात करी जाए राजधानी की, तो एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। और एस्टोनिया देश जो है वो कब स्वतंत्रता की इसकी घोषणा करी गई थी? तो 24 फरवरी 1918 में। और रूस और जर्मनी से देश आजाद हुआ था, लेकिन ये तो घोषणा करी गई थी। अगर बात करी जाए एस्टोनिया देश कब आजाद हुआ था, तो ये 1920 में आजाद हुआ था। घोषणा 1918 में करी गई थी, लेकिन ये देश आजाद हुआ था 1920 में। इस प्रकार से पहले प्रश्न से पूरी जानकारी हमने पढ़ ली है, जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का समापन हुआ है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं इसका आयोजन कहां हुआ है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसमें जो समापन समारोह हुआ है इसमें हम आज पढ़ेंगे कि ये कौन सा संस्करण है। इस कौन से संस्करण का आंसर होगा 51, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 51वां संस्करण था IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जिसका कि अब समापन हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, सभी अवार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं कि जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण है, यह 16 जनवरी से 24 जनवरी तक गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह महोत्सव जो है वो हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया गया था, यानी कि वर्चुअली तौर पर लगभग इसको आयोजित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में 50 फिल्मों की भौतिक और वर्चुअल स्क्रीनिंग दिखाई गई थी। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर कौन से देश को चुना गया था? बांग्लादेश को चुना गया, यानी कि कंट्री ऑफ फोकस कि किस देश पर फोकस किया जाएगा, इस प्रकार से बांग्लादेश देश को चुना गया था। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया। जिसके बाद आपसे देखिए कई प्रश्न मैंने बता दिए यहां से, ये जो 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी है यहां से आपके 3-4 प्रश्न क्लियर होते हैं। जिसके पश्चात अब हम बढ़ेंगे इसके IFFI इसके पुरस्कारों की तरफ। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया था? इनटू द डार्कनेस। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? यह है तुजू चुआन लिव और द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? सोफिया स्टेफियेज, जो कि आई नेवर क्राई फिल्म के लिए दिया गया। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है चेन नियन को। द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म से उन्होंने जो था इसका निर्देशन किया था। उसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया है कैसियो पेरेरा डोस सेंटोस को, जो कि वैलेंटीना फिल्म के लिए दिया गया है। उसके पश्चात विशेष उल्लेख पुरस्कार किसे दिया गया? कृपाल कलिता, जो कि बिज फिल्म के लिए दिया गया है। उसके बाद स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया? कामिन कालेव को। और ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड किसे दिया गया? अमीन नाइफे के 200 मीटर। उसके बाद
इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी, और अंतिम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि विक्टोरियो स्टोरारो जो कि इतालवी छायाकार है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। पूरी पुरस्कारों की लिस्ट आप लोगों के सामने है, एक एक करके मैंने सारे पुरस्कार आपके सामने रखे हैं। जिसके पश्चात तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य से जेल पर्यटन पहल शुरू करी गई है। तो देखिएगा, यहां से प्रश्न पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। यह प्रश्न का आंसर रहेगा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र राज्य ने ही इससे पहले ये जो योजना थी वो शुरू करी थी कि अब महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। मैं पहले बताया था इसके बारे में कि जो जेल हैं उन सभी जेलों का पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए ही ये पहल शुरू करी गई है। अब शुरुआत कौन सी जेल से करी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो शुरुआत है ये महाराष्ट्र के कारागार विभाग द्वारा यानी कि जेल मंत्रालय द्वारा करी गई है। इसकी शुरुआत कौन सी जेल से करी, तो इसकी शुरुआत है पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से करी गई है। जो यरवदा जेल है वहां से इसकी शुरुआत करी गई है। यरवदा से आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये पढ़नी है कि इसी जेल में महात्मा गांधी सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में कैद किया गया था। और इस जेल में अंतिम बार फांसी किसे दी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतिम बार फांसी यरवदा जेल से 1912 में जो 16/11 हमले के दोषी था अजमल कसाब को 2012 में इसी जेल से फांसी दी गई थी। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा कि किस विभाग द्वारा डिजिटल वोटर आईडी ई-एपिक शुरू किया गया है। तो ये एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है जो किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है भारतीय चुनाव आयोग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इसे अब शुरू किया गया है। क्या है इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि इसे मोबाइल फोन या व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होता है यहां पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है, इसे सेव किया जा सकता है। और यहां से एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को, और मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में है। तो ये पूरी जानकारी इस प्रश्न से हमने पढ़ ली है। अब देखिए, अब आप जो वोटर आईडी कार्ड है, अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। ये नया कदम उठाया गया है डिजिटल चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो अब जो नए एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं वो बने हैं जेके शिवन, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। लेकिन मैं बात करूं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने जो बी ऑप्शन पर लिखा है सुनील गुरबख्शनी, उनका उन्होंने स्थान लिया है। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी, लेकिन पूरी जानकारी अभी पढ़ते हैं। देखिएगा कि धनलक्ष्मी बैंक के बारे में अगर हम पढ़ें तो धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहां है। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर। त्रिशूर कहां पर है, त्रिशूर है केरल में, और इसकी स्थापना करी गई थी 1927 में। 1927 में धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना करी गई थी। तो पूरी जानकारी आपको मिली। अब थोड़ी सी जानकारी और अगले देखिए 5 प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न कि जो आपसे आज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा कौन से राज्य ने करी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जो सही हो, जो सटीक हो, वो आंसर आपने ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर का नाम लिखना है और आपने सेंड करना है। उसके पश्चात अब हम बढ़ेंगे कल का प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था, मैंने कल आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश का कोरोना वायरस मुक्त जिला कौन सा बना है। तो आप लोगों के एकदम सटीक आंसर आए हैं और सही आंसर है कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बना है जो कि अब कोरोना वायरस कोविड-19 फ्री जिला हो गया, फ्री
डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये जानकारी है यहां से। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत ने रणनीतिक साझेदारी के लिए किसके साथ में समझौता किया है, किसके साथ में अब समझौता किया है। तो भारत ने रणनीतिक साझेदारी के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के साथ में समझौता किया है। तो बात करते हैं पूरी जानकारियों की तरफ। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा करना, स्थिरता लाना और सततता में सहयोग करना ही इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि भारत के ऊर्जा सचिव कौन है, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के ऊर्जा सचिव जो है वो है संजीव नंदन सहाय जो है वे भारत के वर्तमान में ऊर्जा सचिव है। अब ये देखिएगा IEA अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, जिसके पास में बाद में इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना करी गई है नवंबर 1974 में। सदस्य देश कौन है, सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश हैं 30। और मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन है, तो फतेह बिरोल जो हैं वे IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये पूरी जानकारी है यहां से। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है कि विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड कौन सा बना, IT सर्विस ब्रांड कौन सा ऐसा बना है। तो देखिएगा ये है TCS ग्रुप। TCS यानी कि सी ऑप्शन पे है। TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये अब विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड बना है। इसके बारे में पूरी बात करते हैं कि पहले तो तीसरे नंबर पे बना, लेकिन अगर बात करें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा है एसेंचर जिसकी ब्रांड वैल्यू रिकॉर्ड $26 बिलियन रही है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पर रहा है IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और वैल्यू ब्रांड कितनी है, इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो IBM की जो ब्रांड वैल्यू है वो है आपकी $16.1 बिलियन। तो ये पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। जिसके पश्चात बात करते हैं कि भारत की अन्य मोस्ट वैल्यूएबल भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिएगा इन्फोसिस, जिसका चौथा स्थान रहा। HCL की बात करें तो इसका 7वां स्थान रहा और 9वें स्थान पर रही है विप्रो कंपनी। तो ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। लेकिन भारत की जो सर्वश्रेष्ठ रही है भाई, ये TCS तीसरे नंबर पर रही है। तो TCS के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इसकी हुई फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी। और बात करें अगर हम इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एक और बात के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है, तो राजेश गोपीनाथन जो हैं वे TCS के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जिसके पश्चात अगला प्रश्न कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक, वित्त कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसके अब यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक जो बने हैं वो बने हैं रितेश तिवारी, यानी कि ऑप्शन C जो है वो आपका सही रहेगा। और जो ऑप्शन D पे लिखा है श्रीनिवास फाटक, उनका स्थान अब रितेश तिवारी ने लिया है। तो ये जानकारी यहां से मिली। इसके बाद देखिएगा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक बने हैं वित्त, तो उनके बारे में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, संजीव मेहता जो हैं वे इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। इसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है कि किस राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति जो है वो शुरू करी गई है। तो किस राज्य में करी गई है, ये करी गई है आपकी अभी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही अब यरवदा जेल से ही जेल की भी शुरुआत करी, जेल पर्यटन की भी शुरुआत करी गई है। और महाराष्ट्र राज्य में ही अब कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत भी करी गई है। तो यहां से ये प्रश्न से जानकारियां मिली। थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं। जैसे
जैसे कि इस योजना, इस नीति के शुरू करने की घोषणा किसने करी है? तो उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना प्रमुख है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नाम से ही है कि कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता करना ही बिजली पंप, बिजली कनेक्शन, कृषि पंप, बिजली कनेक्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान है उन किसानों की सहायता करना, किसानों की मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसीलिए ये नई योजना शुरू करी गई। उसके पश्चात आखिरी प्रश्न आज का कि वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस, तेजस जो है ये वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है, इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं कि रविशंकर प्रसाद किस पद पर है? तो वे आईटी और संचार मंत्री हैं। आईटी और संचार मंत्री जो हैं वे हैं हमारे रविशंकर प्रसाद। बात करते हैं कि इसके साथ ही वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कि आप कहीं से भी कार्य कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नीतिगत निर्णयों की सार्थक जानकारी और सरकारी सेवाओं और नागरिक तक पहुंच में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने पूरी जानकारियां पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी, और अगर आपको इस प्रकार से करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके। उसके पश्चात फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।